न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 आने वाला है और जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर है 24-25 इज गोइंग टू बी फिनिश 31 ऑफ मार्च 2025 को जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर है वो फिनिश हो जाएगा। एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल मंथ में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो उन सारे चेंजेस को 1 to 1 हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जब बजट अनाउंस हुआ था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो काफ़ी सारे चेंजेस बजट में किए गए थे और सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया था वो था इनकम टैक्स के स्लैब रेट में। न्यू फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो इनकम टैक्स स्लैब रेट है वो बिल्कुल ही चेंज हुआ था और काफ़ी बड़ा चेंजेस इसमें किया गया था। काफ़ी सारे लोगों को इसमें रिलीफ भी मिलने वाला है। तो 2025-26 का जो इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। कैसे नहीं करना है यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसको। अगर आपकी इनकम 0 to 4 लाख है तो नील यानी कि ज़ीरो टैक्स आपको पे करना है। 4 to 8 लाख है आपकी इनकम अगर, तो वहाँ पे 5% का टैक्स आपको देना है। और 4 to 8 लाख पे अगर आप इनकम 5% कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 आपका इनकम टैक्स बनता है। और उसके बाद 8 to 12 अगर आप देखते हैं तो 10% यहाँ पे स्लैब रेट रखा गया है। और आप 8 to 12 लाख का इनकम अगर कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ 10% तो ये बनता है आपका 40,000। तो अब अभी आपने कहा होगा कि अभी तो आप हमें बता रहे थे कि 12 लाख तक की इनकम ज़ीरो है, बट यहाँ पे जो हमने अभी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है 12 लाख तक हमारा 60,000 टैक्स बन गया है। तो जी हाँ, 60,000 टैक्स आपका बना है, बट आपको 60,000 टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पे गवर्नमेंट आपको 87A का रिबेट प्रोवाइड करती है जो कि 60,000 है। तो 87A का रिबेट लेने के बाद आपका टैक्स बन रहा था 12 लाख तक 60,000 और 87A का रिबेट है 60,000। तो यहाँ पे आपको 60,000 का रिबेट मिलने के बाद आपका टैक्स बन जाता है 0। अब 87A का रिबेट किसके लिए नहीं है, तो ये NRI के लिए नहीं है, ये सिर्फ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए है। NRI के लिए ये रिबेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब उसकी बात करते हैं कि अगर 12 लाख से ज़्यादा भी अगर आपकी इनकम है तो आपको यहाँ पे मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलता है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और जितना मार्जिनल इनकम आपकी है सिर्फ उतना ही आपको टैक्स पे करना होगा। चलिए एग्जांपल में बताती हूँ आपको। 12 लाख तक तो हमारी इनकम जो है वो नील हो गई, ज़ीरो हो गई। अगर आपकी 12 लाख से 75,000 तक की इनकम है तब भी सिर्फ 75,000 पे जो स्लैब रेट आता है 12 to 16% जिसका कि 15% टैक्स बनता है, तो सिर्फ आपको 75,000 का 15% ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल टैक्स रिलीफ। जितना आपका 12 लाख से ज़्यादा इनकम होता है सिर्फ उतने पे ही आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। दिस इज़ अ मार्जिनल टैक्स रिलीफ। उसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर हैं और आपकी सैलरी पूरी एनुअल सैलरी है 12,75,000 तब भी आपकी इनकम जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। 12 लाख तक तो आपकी इनकम ज़ीरो है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग और 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अगर आप सैलरीड पर्सन हैं एंड पेंशनर हैं। तो इस केस में आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और आपका टैक्स ज़ीरो हो जाता है। तो ये सबसे पहला अपडेशन था जो हमने डिस्कस किया। सेकेंड अपडेशन है TCS ऑन सेल। तो TCS ऑन सेल को रिमूव कर दिया गया है और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। TCS ऑन सेल जो है सेक्शन 206C1H के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पार्टी को सेल करते हैं मोर देन 50 लाख तो वहाँ पे एट द रेट ऑफ 0.1% आपको TCS कलेक्ट करना था अपने सेल के ऊपर। अब इसमें क्या होता था कि आपने सेल किया है तो आपके ऊपर TCS ऑन सेल एप्लीकेबल हो गया है। और TDS में एक सेक्शन है 194Q जिसमें कि ये परचेस के ऊपर TDS जो है वो कलेक्ट करना है जिनसे आप परचेस करते हैं। अगर 50 लाख से ज़्यादा परचेस किया है तो एट द रेट ऑफ 0.1% के अकॉर्डिंग आपको TDS कलेक्ट करना होता है। तो इसमें काफ़ी क्लैश चलता था कि किसको TDS डिडक्ट करना है, किसको TCS
कलेक्ट करना है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको रिमूव कर दिया है। तो 1 अप्रैल 2025 से TCS ऑन सेल जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और TCS ऑन सेल अगर आप फॉरेन रेमिटेंस एजुकेशन के लिए आपने लिया हुआ है तो इसके ऊपर जो पहले TCS कलेक्ट किया जाता था 7 लाख रुपीज़ तक का, अगर आपने फॉरेन रेमिटेंस एजुकेशन के लिए लिए हुआ तो 7 लाख के ऊपर आपका TCS कलेक्ट होता था, ये थ्रेशोल्ड लिमिट थी। अब यहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया है। अदर अगर आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो उसकी लिमिट पहले 7 लाख थी, अब उसको 10 लाख कर दिया गया है। तो ITR रिटर्न फाइल करने की 24/25 की जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2025 और ये नॉन ऑडिट के केस में है। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो 31 अक्टूबर 2025 दिस इज़ द लास्ट ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ITR फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। और काफ़ी सारे लोग इस डेट को मिस कर देते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक आप अपनी रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग इस डेट को भी मिस कर देते हैं, तो इस डेट को मिस करने के बाद भी आप अपनी ITR रिटर्न को फाइल कर सकते हैं ITR यू फॉर्म के थ्रू, अपडेटेड RTI के थ्रू कर सकते हैं। पहले आप 2 साल की ही ITR रिटर्न को फाइल कर सकते थे, अब गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब आप फॉर द लास्ट 4 इयर्स की ITR रिटर्न को फाइल कर सकते हैं ITR यू को यूज़ करके, क्योंकि गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जब 2 साल का किया था तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको 4 साल का कर देते हैं, फॉर द लास्ट 4 इयर्स का कर देते हैं, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी होगा और जिसको ज़रूरत है ITR रिटर्न फाइल करने की लास्ट ईयर की, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है एंड गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। NPS स्कीम में पहले आपको इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 का अंडर सेक्शन 80CC के अंडर में, और या फिर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है NPS स्कीम में तब भी आपको इसका डिडक्शन मिलता था। अब गवर्नमेंट ने NPS वत्सल यानी कि अगर आपने माइनर चाइल्ड के नाम से अकाउंट ओपन किया हुआ है तब भी आपको इसके डिडक्शन मिलेंगे, इसका बेनिफिट मिलेगा। नेशनल सेविंग स्कीम के अंडर में अगर आपने मनी डिपॉजिट किया हुआ है तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये एग्जम्प्ट है, पहले ये टैक्सेबल था, जब आप विड्रॉ करते थे तो ये टैक्सेबल था, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता था, बट अब यह जो है वो एग्जम्प्ट कर दिया गया है। NSS स्कीम के अंडर में जिन लोगों के मनी डिपॉजिट थे उसके ऊपर इंटरेस्ट आना बंद हो गया था, उनके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होना बंद हो गया था 1 अक्टूबर 2024 से। तो जिनके अकाउंट थे उन्होंने सोचा कि जब इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है तो इट्स बेटर कि हम अपने मनी को विड्रॉ कर लेते हैं। तो अब विड्रॉ करना नॉन टैक्सेबल है, यानी कि एग्जम्प्ट हो गया है, अब आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने नेशनल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 या फिर 2 से ज़्यादा है तो अब उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, चाहे आप उसमें रहते हैं चाहे आप उसमें नहीं रहते हैं। बजट में अनाउंस किया गया था, पहले क्या था कि जिनकी प्रॉपर्टी 1 या फिर 1 से ज़्यादा होती थी तो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाता था, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं माना जाता था। बट अब आपके पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उन सभी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कई सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन दिल्ली में रहता है और उन्होंने पंजाब में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, पंजाब में भी प्रॉपर्टी ली हुई है, महाराष्ट्र में भी प्रॉपर्टी ली हुई है और वहाँ पे उन्होंने किसी को लेट आउट नहीं किया हुआ है। दिल्ली में वो रहते हैं, यानी कि जिस पे रहते हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है प्रॉपर्टी, और जब वो पंजाब में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे स्टे करते हैं तो वो खुद के लिए ही यूज़ करते हैं। जब वो महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी में जाते हैं तो वो सेल्फ यानी खुद के लिए ही यूज़ करते हैं। तो अब बजट में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि अगर आपके पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही कंसिडर किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से अगर आप ई-वे बिल जनरेट करते हैं, ई-इनवॉइस को जनरेट करते हैं, तो ई-वे बिल को लॉगिन करने के लिए या फिर ई-इनवॉइस को लॉगिन करने के लिए आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एप्लीकेबल करना होगा। यानी कि एवरी टाइम जब आप ई-वे बिल बनाने के लिए पोर्टल को लॉगिन करेंगे या फिर ई-इनवॉइस बनाने के लिए ई-इनवॉइस पोर्टल को आप लॉगिन करेंगे तो ये OTP बेस्ड लॉगिन होगा। एवरी टाइम आपको OTP
फिल करना होगा। अगर आप चाहें तो संदेश ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बार बार अपने ऑनर से OTP नहीं मांगना पड़ेगा। संदेश ऐप पे जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे OTP आपको रिसीव होगा और OTP के बेस पे आप लॉगिन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से ये एप्लीकेबल उनके लिए किया गया था जिनका टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है। उसके बाद 1 फ़रवरी 2025 को जिनका टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा है उनके लिए किया गया था। अब 1 अप्रैल 2025 से ये सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, चाहे टर्नओवर कितनी भी हो, हर किसी को अपना ई-वे बिल एंड ई-इनवॉइस पोर्टल OTP बेस्ड लॉगिन करना होगा। रिस्ट्रिक्शन द पीरियड ऑफ ई-वे बिल जनरेशन। पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था ई-वे बिल के जनरेशन पे। आप किसी भी इनवॉइस का कभी भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते थे। अब रिस्ट्रिक्शन आ गया है, 180 डेज से ज़्यादा ओल्ड इनवॉइस का आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। जब आप ई-वे बिल जनरेट करेंगे और इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर जो है वहाँ पे डेट डालेंगे और वो 180 डेज से ज़्यादा का होगा तो आपको ई-वे बिल पोर्टल ई-वे बिल जनरेट करने ही नहीं देगा। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गई है ई-वे बिल जनरेशन के लिए। अगर 180 डेज से ज़्यादा का इनवॉइस है तो अब आप उसका ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। ई-वे बिल एक्सटेंशन का टाइम लिमिट जो है वो लगा दिया गया है। अब आप 360 डेज से ज़्यादा का जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे ई-वे बिल के लिए। इसी में टीडीएस रिटर्न करने की अगर आपके ऊपर लायबिलिटी है तो आपको GSTR 7 जो है वो रिटर्न फाइल करना था। बट काफ़ी सारे टैक्स पेयर क्या करते थे, GST के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करते थे बट वो GSTR 7 को रिटर्न को फाइल नहीं करते थे, उसको स्किप कर देते थे। बट अब ये मैंडेटरी हो गया है, अगर आपके ऊपर लायबिलिटी है GST के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की तो आपको GSTR 7 रिटर्न जो है वो फाइल करना होगा। और मान लीजिए किसी मंथ में अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं तब भी आपको नील रेटेड का GSTR 7 फाइल करना होगा और ये मैंडेटरी हो गया है। सीक्वेंस वाइज अब आपको रिटर्न फाइल करना है, किसी भी मंथ में आपको गैप नहीं करना है। अगर कोई पर्सन ने अपने पैन पे एक या फिर एक से ज़्यादा GST रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, मान लीजिए कि किसी पर्सन ने अपने पैन पे 5 स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है GST का, तो किसी एक स्टेट को उसको सेलेक्ट करना होगा और उस स्टेट को उसको हेड ऑफिस बनाना होगा और उस हेड ऑफिस के बिहाफ पे उसको ISD रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जिससे कि जो भी वो इनपुट क्रेडिट की सर्विसेज लेता है, मान लीजिए कि किसी CA की सर्विसेज लेते हैं, किसी एडवोकेट की सर्विसेज लेते हैं, तो वो पूरे ब्रांच के लिए लेते हैं, तो वो पूरे ब्रांच में वो क्रेडिट जो है, इनपुट क्रेडिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कॉमन इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ISD रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया है।